स्टोरी शुरू होता है एक लड़की के साथ जो अभी अभी अपने फेवरेट रोमांस मांगा सीरीज खत्म कर चुकी है और क्योंकि कोई और वॉल्यूम्स बन नहीं रही और वो सीरीज भी कैंसिल हो गई है, वो डिसाइड करती है कि ये एक अच्छा टाइम है अपना जान लेने का। लेकिन उससे अपनी लाइफ खत्म करने से पहले पीछे से एक लड़का उससे बुलाता है। वो कहता है कि जो तुम कर रहे हो वो डेंजरस है। लड़की सोचती है ये बंदा उससे जंप करने से रोकने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो एक नाइफ निकलता है और उसे धमकी देता है कि दूर रहो क्योंकि उसे अभी मरना ही है। वो ये भी कहती है कि अगर वो करीब आएगा तो उसे एक डेडली डिजीज लग जाएगा जो उसे मार देगा। लेकिन जब वो ये सब कह रहे होता है और नाइफ उसकी तरफ पॉइंट करती है तो वो लड़का सीधा अपके बढ़ता है और नाइफ उसके अंदर चला जाता है। लड़की चिल्लाता है क्योंकि वो नहीं चाहती थी किसी को मरना अपने मरने से पहले, लेकिन वो लड़का बस उससे पकड़ लेता है और कहता है आजकल के बच्चे कुछ करना जानते नहीं है, अगर तुम्हें ब्रिज से जंप करना है तो फ्लिप मार के करो। फिर वो उससे उसका फेस से उठाता है और ब्रिज के दूसरी साइड छोड़ देता है। एक ऐसा आदमी के लिए जो अभी स्टॉप हुआ है, वो बहुत ही ज्यादा लाइवली एक्ट कर रहा होता है और पूछता है कि वो डेडली डिजीज क्या होने वाला है, क्या वो ऑर्गन्स लिक्विफाई करेगा या फिर सिम्टम्स डिसमेम्बरेंट होगा। लेकिन बात उससे भी ज्यादा करीब थी। वो बंदा एक ट्रेन पे गिरता है और वो विंडशील्ड पे स्लैप हो जाता है। लड़की वहां पर बैठकर रोती है क्योंकि उसने फिर से किसी को अपनी वजह से मार दिया। लेकिन जब वो अभी भी रो रही होती है, उस बंदे का सर उसके पास रोल आउट होता है और समहाउ अभी भी जिंदा होता है। वो कहता है कि अब उसे समझ आ गया कि ये डेडली डिजीज क्या थी और अपने बॉडी रिपेयर करने लगता है और पूरा रिजेनेट हो जाता है। बस उसका प्रे पैकेज के साथ नहीं आता। ये देख के लड़की घबरा जाता है और उसे नट्स में पंच कर देता है। वो कहता है कि डोंट वरी, वो अभी भी वापस ग्रो हो जाएगा। लड़की सोचता है कि वो ज़ॉम्बी है और वो भाग जाता है, लेकिन वो उसे जाने नहीं देता और कहता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं है बल्कि अनडेड है। उसने सुना था कि उसने बोला था उसके डिजीज अल्लाह की है, तो वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है। लेकिन पुलिस वहां पर पहुंच जाता है क्योंकि उन्हें रिपोर्ट मिली थी कि एक आदमी ट्रेन पे गिरने की कोशिश की थी और वो वहां पर नंगा आदमी है जो एक चिल्लाते हुए लड़की को पकड़ रहा है। तो उसे वहां से भागना पड़ता है और वो अपने ब्लड का यूज करके रॉकेट बोट्स की तरह करता है और स्काई में फ्लाई कर जाता है। बाद में वो एक्सप्लेन करता है कि वो अपने ब्लड से यूज करके उड़ रहा था। वो अपने लेग्स को हाई स्पीड से रिजेनरेट कर रहा था और उन्हें शूट कर रहा था मोमेंटम बनाने के लिए। लेकिन लड़की उसके एक्सप्रेशन पर ध्यान नहीं दे रही होती है क्योंकि वो एस्केप करने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि उसने उसके ऊपर इसलिए नहीं लिया ताकि उसे छोड़ दे, बल्कि कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए। वो उससे उसके प्यारों से लटका देता है और कहता है कि उसके पास भी अभी भी कुछ सवाल है। लड़की डर जाती है, अगर वो उसे टच कर रहा तो उसके अलग पे फिर से ट्रिगर हो जाएगा, लेकिन नीचे गिरना भी काफी दूर है। वो कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी वहाँ पर आज मरने वाली थी। लेकिन मैरी को राउंड के चक्कर के बाद वो उधर जाता है और प्रॉमिस करते कि सब कुछ बता देगा। वो बताती है कि जब वो 8 साल की थी उसके पेरेंट्स की बिजनेस ट्रिप पे जा रहे होती है। उन्होंने कहा था कि वो हफ्ते के लिए रहना चाहेगा, तो उसने उन्हें गुड बाय बोला और किस किया। लेकिन 1 घंटे के बाद उनका प्लेन गुम हो गया। उस दिन के बाद से जो भी उसका स्किन के डायरेक्टली टच करता है वो कुछ न कुछ बुरा होता है। तो उसने अपनी बॉडी को और भी पूरी कवर करने की शुरू कर दिया था। ये सब बताने के बाद वो लड़का मौका पकड़ता है और अपना हाथ उसके शर्ट के अंदर डाल देता है और समहाउ उससे डायरेक्ट बलून स्किन कांटेक्ट अभी भी पूरी तरह से नंगा होते हुए सिर्फ अनलॉक टेस्ट करने के लिए। और जैसे ही वो करता है किसी तरह एक प्लान जो बनस से लोडेड होता है सीधा उस बंदे के ऊपर गिर जाता है। लड़की मौका देखते ही और वहां से भाग जाती है। जब वो बंदा रिजेनेट हो रहा होता है, लेकिन वो बंदा फिर से स्लिप करती है और बिल्डिंग के एज से फिर से गिर जाता है। जब वो गिर रहा होती है वो डिसबिलीव में होती है कि उसकी डेथ एक बनने की वजह से होने वाली है। उसने कभी भी कुछ फन या इंटरेस्टिंग नहीं किया, कभी प्यार नहीं किया और नो केप नो लाइफ का सीजन 2 भी नहीं देखा। वो मर नहीं सकती अभी भी, लेकिन वो बंदा उसे मर नहीं देता और अपनी मेड पॉपुलेशन से फ्लाई करते हुए नीचे आता है और
वॉल में एक बोन घुसाकर उनके फॉल को स्लो करता है। वो कहता है कि वो इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा, क्योंकि उसे फाइनली कोई मिल गई है जो उसके शायद उसकी एब्सोल्युटली लॉन्ग लाइफ का एंड कर सके। अगर वो समझने की उसका अनलॉक कैसे काम करता है तो शायद वो सबसे बड़ा अनलॉक क्रिएट कर सकता जो उसे फाइनली मार दे। अब वो डिसाइड करता है कि उसे अपना हेड आउट ले जाएगा और कोई मौका ढूंढने का अपने आप को खत्म करने का। इसी बीच के कुछ लोग सूट्स में उससे उड़ते हुए देख रहा होता है और उन्हें ऑर्डर मिलता है कि उस लड़की को पकड़ो। उसकी एबिलिटीज कंफर्म करने के बाद हेड आउट में अभी तक उन्होंने अपना इंट्रोडक्स नहीं दिया, लेकिन लड़की का नाम ही एंडी और लड़के का नाम फुको होता है। एंडी ने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है कि एक कॉन्टेस्ट कितनी देर तक होने चेंज होता है। अब वो नेक्स्ट स्टेज पे जाने चाहता है, सरफेस एरिया। वो कहता है कि अपने सारे कपड़े उतार दो मैक्सिमम सरफेस एरिया के लिए। ऑब्वियसली वो भाग जाती है। वो हैंडल कर सकती है कि वो उसे टच करे अपने आप को मारने के लिए, लेकिन वो मेंटली रेडी नहीं है उसके सामने पूरी तरह नंगे होने के लिए। एंडी उसका पीछा करता है और कहता है कि ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसने एबिलिटी को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन वो बस बताना नहीं चाहती। जब वो भाग रही होती है उसका जैकेट एक हुक पर अटक जाती है और निकल जाता है, रिवीलिंग उसका रपुंज़ल टाइप लॉन्ग हेयर। वो बताती है कि अगर कोई उसके बाल काटने की कोशिश करता है तो उसे डेथ हो जाती है। ये सुनकर एंडी उसका चेन पकड़ता है और हेयर ट्रेसेस से बैग निकालता है और उसका बाल काटने लगता है। वो डर जाता है क्योंकि जैसे ही वो उससे छोड़ देगा अनलॉक ट्रिगर हो जाएगा, लेकिन एंडी कहता है सब ठीक रहेगा। वो पूछता है तुम पहले हेयर स्टाइलिस्ट थी क्या? और एंडी कहता है बहुत पहले था। वो हेयर कट फिनिश करता है और लड़की खुश हो जाता है, लेकिन अब 15 मिनट हो चुके होते हैं और कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ सेकंड बाद एंडी का हेड चॉप हो जाता है, लेकिन किसी नेचुरल डिजास्टर से नहीं बल्कि सूट्स वाले लोग से। वो लोग आए थे फुको को पकड़ने के लिए और वो एक कैप्सूल के साथ प्रिपेयर था जो एंडी को रिजनरेट होने से रोक सकता था। फुको कहने वाली होती है कि वो लोग शायद उससे रेस्क्यू करने आए हैं, लेकिन वो गलत थी। वो दोनों को कैप्चर करने के लिए आए हैं। वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्ट्रेंजर्स पावर वाले लोगों को कंट्रोल में रखती है और फुको उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे है। उसकी पावर किसी भी इंसान को लक को छीन सकता है जो उसे टच करता है, लेकिन अगर एक लेयर ऑफ क्लोथ्स हो तो इफेक्ट नहीं होता। उन्होंने डिसाइड किया था कि यह पावर सिर्फ डेंजरस है और किसी काम की नहीं है, सिर्फ लोगों को मार सकता है। उनका बिलीव था कि एंडी उसे मारने के लिए उसका यूज कर रहा है, लेकिन फुको उन्हें पर करेक्ट करते हैं कि वो कहते हैं कि एंडी सिर्फ अपने आप को मारना चाहता था। लीडर इनहेरिट हो जाता है और कहता है कि अगर वो चुपचाप नहीं रही तो वो उसे मार देगा, लेकिन वो बोलते ही रहता है और एंडी को थैंक्स करती है कि उसने भी बिना डरे उससे टच किया और रिलेटिवली काइंड था। तभी वो अनलॉक एक्टिवेट हो जाता है जो एंडी के टच से चार्ज हो रहा होता है और वो कैप्सूल पकड़ने वाला के साथ स्ट्राइक करता है। वो दोनों एक होल में गिर जाता है। एंडी फ्री हो जाता है रिजनरेट होने के लिए। लीडर कहता है कि पैनिक मत करो, अगर वो मर नहीं सकता तो उसे टुकड़ों में काट दो और सील कर दो, लेकिन वो गलत था। एंडी ने अपनी कुछ मेमोरीज रिप्रेस करके रखा था क्योंकि वो ब्रेन स्पेस सेव कर रहा था। जब वो अपने ब्रेन को वो पार्ट रिजनरेट करता है तो उसका 100 साल का फाइटिंग एक्सपीरियंस वापस आ जाता है और एक इमोर्टलिटी बॉडी के साथ कोई भी उससे जीत नहीं सकता, चाहे सूट्स वाले लोग ने डैमेज दिया हो। एंडी उसने इजीली स्लैश करके मार देता है। फिर वो अपनी मेमोरीज दोबारा से ब्लॉक करता है क्योंकि ब्रेन ओवरलोड होने लगता है। लीडर समझ जाता है कि उसे हर नहीं सकता, तो वो डायरेक्टली टैक्टिक्स यूज करता है जो वो फुको को मारने की धमकी देता है। अगर एंडी अपने सर काट के उन्हें नहीं दिया, एंडी डिसअपॉइंट होता है क्योंकि उसे फाइट कंटिन्यू नहीं करनी थी, लेकिन अगर फुको के लिए लाइफ स्ट्राइक पर है तो वो मान जाता है। फुको कहता है कि उसे छोड़ दो और अपने ख्याल रखो, वैसे भी उसके वजह से लोग मरते रहते हैं, लेकिन एंडी उसके नहीं सुनता। वो कहता है कि वो उसे बचाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। फुको इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने सिर्फ 2 घंटे पहले ही मिला था और फिर भी उसके लिए अपनी फ्रीडम रिस्क पर कर रहा था। तो वो डिसाइड करती है कि एंडी को वो दे जो उसका चाहता था, सबसे बड़ा अनलॉक। वो अपने कैप्टोर से निकलता है और वहाँ पर जंप करके एंडी का गिरते हुए हेड को किस करता है। अब एंडी समझ जाता है कि वो क्या कर रही है।
और सूट्स वाले पकड़ने के कहता है अबे निकल जाओ यहाँ से। वो मुस्कुराता है और फ्रीकिंग मेटेरॉइड आसमान से गिरता है सीधा बिल्डिंग पे। बिल्डिंग उड़ जाता है। एंडी और सूट्स वाले दोनों के साथ फुको उड़ता है। फुको उदास होता है कि एंडी शायद इस बार सच में मर गया, लेकिन वो बिल्डिंग से बाहर आता है टूथ मिसिंग और चेस्ट मैन के शॉट के साथ और कहता है कि थैंक्स फॉर द हेल्प। फुको फाइनली अपना इंट्रोड्यूस देता है और उसका नाम पूछता है कि लेकिन उसे याद नहीं क्योंकि वो पार्ट्स उसने रिप्रेस किया था। तो फुको उसके लिए नाम सोचता है एंडी। वो खुश होता है। एंडी कहता है कि किसने इतना डैमेज किया, सोचो अगर हम स्मैश करें तो क्या होता। ये सुनकर फुको फिर से भाग जाते हैं। फुको हमेशा सोचती थी कि उसे मर जाना चाहिए क्योंकि उसका पावर न सिर्फ दर्द और मौत भी है। तो गाइस पार्ट 1 यहाँ पे खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पार्ट 2 बहुत जल्दी मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।